दोस्तों, अगर आज आप एक नई कार खरीदने जा रहे हो तो चांसेस हैं कि आपके दिमाग में भी यही सवाल चल रहा होगा कि पेट्रोल लें, हाइब्रिड लें या फिर इलेक्ट्रिक लें। और ऑनेस्टली कंफ्यूजन होना बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि एक तरफ आप YouTube खोलते हो तो कोई बोलता है कि ईवी ले लो, 1 रुपया पर किलोमीटर चलने वाली है। दूसरा बोलता है कि बैटरी रिप्लेस करनी पड़ी तो सारी सेविंग्स खत्म हो जाएगी। कोई कहता है कि पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग हो रही है तो इंजन कुछ समय बाद खराब हो जाएंगे। तो इसका रिजल्ट ये होता है कि जितनी ज्यादा वीडियोस देखते जाओ, कंफ्यूजन उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाती है। लेकिन मैं आज आपसे एक प्रॉमिस करता हूं कि इस वीडियो के एंड तक मैं आपको नहीं बताने वाला कि ईवीज बेस्ट हैं, पेट्रोल बेस्ट हैं या फिर हाइब्रिड्स बेस्ट हैं। मैं आपको वो कैलकुलेशन दिखाऊंगा जो मैक्सिमम बायर्स कभी करते ही नहीं। और जब ये कैलकुलेशन कंप्लीट होगी तो आंसर मैं नहीं दूंगा, आंसर आप खुद दे पाओगे। और शायद इसी वजह से ये वीडियो बाकी वीडियो से अलग होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट ईवीज। दोस्तों, मान लीजिए कि आप शोरूम गए, एक तरफ खड़ी है 15 लाख की पेट्रोल एसयूवी, बिल्कुल वही साइज वही फीचर, उसके बगल में खड़ी है ईवी जो कि 18 लाख रुपए की है। सेल्समैन तुरंत बोलता है कि सर ईवी ले लीजिए, पेट्रोल का खर्चा ऑलमोस्ट खत्म है। अब नेचुरली आपके दिमाग में भी ये कैलकुलेशन शुरू हो जाएगी कि पेट्रोल में लगभग 7 से 8 रुपए पर किलोमीटर पड़ता है, लेकिन ईवीज के केस में 1 से 1.5 रुपए पर किलोमीटर की रनिंग कॉस्ट पड़ती है। मतलब हर किलोमीटर पर 6 से 7 रुपए की सेविंग। तो ऑब्वियस है ईवी लेना सही डिसीजन होगा, राइट? नहीं। और यही मैक्सिमम लोग पहली गलती करते हैं, क्योंकि हम कैलकुलेशन शुरुआत से ही गलत जगह से करते हैं। हम फ्यूल से शुरू करते हैं, क्योंकि असली कैलकुलेशन फ्यूल से शुरू नहीं होती। एक सिंपल सवाल, अगर सिर्फ रनिंग कॉस्ट ही सब कुछ होती तो आज इंडिया की हर टैक्सी, हर ऑफिस कैब, हर फैमिली कार इलेक्ट्रिक होती। लेकिन ऐसा नहीं है। आज भी लाखों लोग पेट्रोल कार्स खरीद रहे हैं, हाइब्रिड्स खरीद रहे हैं, डीजल बिक रही हैं। अब सवाल ये आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? इतने सारे लोग कैलकुलेशन क्या गलत कर पा रहे हैं या फिर कैलकुलेशन ही इनकम्प्लीट है? और इसी सवाल का आंसर आज हम ढूंढने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों एक टर्म समझते हैं जिसका नाम है टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। नाम थोड़ा टेक्निकल लग रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। कार सिर्फ उस दिन से महंगी या सस्ती नहीं होती जिस दिन से आप उसे खरीदते हो। कार हर दिन थोड़ी थोड़ी महंगी या थोड़ी थोड़ी सस्ती होती रहती है, क्योंकि जब आप पेट्रोल डलवाते हो, जब आप सर्विस करवाते हो, जब आप इंश्योरेंस रिन्यू करवाते हो, जब आप 6 से 8 साल बाद कार को बेचते हो, तब कार की एक्चुअल कॉस्ट शोरूम प्राइस नहीं होती, उसकी पूरी लाइफ की कॉस्ट होती है। और इसीलिए सिर्फ 1 रुपए किलोमीटर देखकर डिसीजन लेना वैसा ही है जैसे किसी फोन को सिर्फ कैमरा से जज कर देना। बाकी चीजें भी उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अब आते हैं दोस्तों उस 1 रुपए पर किलोमीटर वाले क्लेम पर। क्या ये सच है? हाँ, सच तो है, लेकिन पूरा सच नहीं है। मान लीजिए कि घर पर इलेक्ट्रिसिटी का रेट है 8 रुपए पर यूनिट और आपकी ईवी एवरेज देती है 8 किलोमीटर पर यूनिट। सिंपल कैलकुलेशन, 8 रुपीज डिवाइडेड बाई 8 यानी कि 1 रुपया पर किलोमीटर। पेपर पर कैलकुलेशन बिल्कुल सही है, लेकिन रियल लाइफ पेपर जैसी नहीं होती। एक एग्जांपल से देखते हैं। दो दोस्त हैं, रोहित और अमन। दोनों ने सेम ईवी खरीदी, सेम बैटरी, सेम मॉडल, सेम प्राइस। लेकिन रोहित के घर में चार्जर लगा हुआ है और वो रोज ऑफिस से आता है, कार प्लग कर देता है और सुबह फुल चार्ज के साथ फिर निकल जाता है। उसके लिए ईवी चलाना ऑलमोस्ट मोबाइल चार्ज करने जैसा हो रखा है। अब अमन को देखिए, अमन अपार्टमेंट में रहता है, पार्किंग फिक्स नहीं है, चार्जिंग पॉइंट नहीं है, हर कुछ दिन बाद पब्लिक फास्ट चार्जर पर जाना पड़ता है, कभी वेट करना पड़ता है, कभी चार्जर ऑक्यूपाइड होता है और कभी चार्जिंग रेट होम चार्जिंग से काफी ज्यादा होता है। अब सवाल यह है, दोनों के पास सेम ईवी है, क्या दोनों की रनिंग कॉस्ट भी सेम है? बिल्कुल नहीं। यहीं पर 1 रुपए पर किलोमीटर वाली स्टोरी बदलना शुरू हो जाती है, क्योंकि ईवी की रनिंग कॉस्ट सिर्फ बैटरी डिसाइड नहीं करती, चार्जिंग का सोर्स भी डिसाइड करता है, चार्जिंग का टाइम भी और चार्जिंग लॉसेस भी, और कई बार आपका लाइफस्टाइल भी। इसीलिए जब भी कोई बोले कि ईवीज 1 रुपए पर किलोमीटर चलती है तो एक सवाल जरूर पूछना कि कहाँ चार्ज करते हो, क्योंकि इसी एक आंसर से पूरी कैलकुलेशन बदल जाती है। लेकिन मान लेते हैं कि आप लकी हो, आपके घर में चार्जिंग है, आप वाकई 1 से 1.5 रुपए पर किलोमीटर की कार चला रहे हो, तो क्या तब भी ईवी ऑटोमेटिकली बेस्ट फाइनेंशियल डिसीजन बन जाती है? अभी भी नहीं। अभी हमने सबसे बड़ा नंबर देखा ही नहीं, क्योंकि वो नंबर है परचेज प्राइस। अगर कोई आपसे कहे कि मैं तुम्हारे 5,000 रुपए बचा दूंगा, तो पहला सवाल क्या होगा? उसके लिए मुझे कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? बस ईवीज में भी एग्जैक्टली सेम लॉजिक लगता है। अगर पेट्रोल कार की ऑन रोड प्राइस है 15 लाख और सिमिलर ईवी की प्राइस है 18 लाख,
तो पहले दिन से ही आपने 3 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, और जब तक 3 लाख रिकवर नहीं होंगे तब तक फ्यूल में हो रही सेविंग एक्चुअल प्रॉफिट नहीं होगा। ये सिर्फ आपके इन्वेस्टमेंट जो है वो वापस आ रहा है, और फाइनेंस की लैंग्वेज में इसको कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। लेकिन यहीं पर एक और इंटरेस्टिंग चीज होती है। दो लोग सेम ईवी खरीदते हैं, सेम 3 लाख रुपए प्रीमियम पे करते हैं, और फिर भी एक का ब्रेक इवन 2 साल में आ जाता है और दूसरे का 6 साल में भी नहीं। अब आखिर ऐसा होता क्यों है? ब्रेक इवन सिर्फ इस बात से डिसाइड नहीं होता कि ईवीज कितनी सस्ती चलती हैं। ब्रेक इवन इस बात से डिसाइड होता है कि आप गाड़ी कितनी चलाते हो। चलिए एक सिंपल कैलकुलेशन करते हैं। मान लीजिए कि पेट्रोल की रनिंग कॉस्ट लगभग 7 रुपए पर किलोमीटर और ईवीज की रनिंग कॉस्ट 1.2 रुपीज पर किलोमीटर, यानी कि हर किलोमीटर पर 5.8 रुपीज की सेविंग आप कर लेते हैं। अब मान लीजिए कि आप साल भर में 10,000 किलोमीटर ड्राइव करते हो, तो एक साल में आपने टोटल फ्यूल सेविंग जो करी है वो लगभग होगी 58,000। और अगर ईवी के बाद आपने 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिए तो सिर्फ फ्यूल के बेसिस पर ही उन पैसों को रिकवर करने में 5 साल से भी ज्यादा का समय लग जाएगा। अब यही स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि दूसरा बायर है जो हर साल 25,000 किलोमीटर ड्राइव करता है। उसी के केस में 5.8 रुपीज पर किलोमीटर की सेविंग लगभग 1.45 लाख साल की बन जाती है, और वहीं 3 लाख रुपए लगभग 2 साल में रिकवर हो जाते हैं। अब सेम ईवी, सेम बैटरी, सेम शोरूम, सेम प्राइस, लेकिन दो अलग बार और दो बिल्कुल अलग फाइनेंशियल रिजल्ट। इसीलिए ईवीज का आंसर यूनिवर्सल नहीं हो सकता। और अगर आप किसी दोस्त से पूछते हो कि भाई ईवी लेनी चाहिए या नहीं, अगर वो बोलता है हाँ या ना, तो समझ जाइए कि उसने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा ही नहीं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि तुम साल में कितने किलोमीटर चलाने वाले हो। इसी एक आंसर की वजह से आधी कैलकुलेशन वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन यहाँ भी एक प्रॉब्लम है। अभी तक हमने सिर्फ फ्यूल की सेविंग देखी, और रियल लाइफ में फ्यूल के अलावा भी बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, और उसमें से कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में एडवर्टाइजमेंट कभी बात ही नहीं करते। सबसे पहला, मेंटेनेंस। मैक्सिमम लोग कहते हैं कि ईवी की सर्विसिंग जो ऑलमोस्ट जीरो होती है। सच हाँ, कम होती है पेट्रोल के कंपैरेटिव, लेकिन सिर्फ जो मेंटेनेंस है वो कॉस्ट आधी होती है, क्योंकि पेट्रोल कार में इंजन ऑयल होता है, ऑयल फिल्टर होता है, एयर फिल्टर होता है, स्पार्क प्लग होते हैं, इंजन के अंदर हंड्रेड्स ऑफ मूविंग पार्ट्स होते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर इन कंपैरिजन में काफी सिंपल होती हैं। इसी वजह से रेगुलर सर्विसिंग का खर्चा जनरली ईवीज में कम देखने को मिलता है। लेकिन ईवीज की मेंटेनेंस जीरो है बिल्कुल सही नहीं होगा। टायर्स ईवी में भी बदले जाते हैं, ब्रेक फ्लूइड, कूलेंट, कैबिन फिल्टर, सस्पेंशन, एयर कंडीशनिंग सिस्टम, ये सब ईवीज में भी होते हैं। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, ईवीज जनरली पेट्रोल कार से हैवी होती हैं बैटरी पैक की वजह से, और जब वेट बढ़ता है तो टायर्स पर लोड बढ़ता है, और अगर ड्राइविंग स्टाइल एग्रेसिव हो तो टायर वियर नॉर्मल से भी ज्यादा हो सकते हैं। यानी कि मेंटेनेंस कम हो सकती है लेकिन मेंटेनेंस खत्म नहीं होती। और एक और एक्सपेंस जिसे लोग इग्नोर कर देते हैं वो है इंश्योरेंस। लेकिन ये सच है कि इंश्योरेंस प्रीमियम हर मॉडल के लिए अलग होता है, लेकिन जनरली जितनी महंगी कार होगी इंश्योरेंस उतना ही ज्यादा हो सकता है। अब ईवीज के केस में बैटरी पैक सबसे एक्सपेंसिव कंपोनेंट होता है, इसीलिए कुछ मॉडल्स का इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो पेट्रोल कार के कंपैरेटिव में देखने में थोड़ा ज्यादा हो सकता है, और इसमें बैटरीज, प्रोटेक्ट्स और ये सब चीजें होती हैं। इस वजह से आपका जो इंश्योरेंस का प्रीमियम नॉर्मल कार से थोड़ा ज्यादा देखने को मिल सकता है, और हर साल ये अमाउंट काफी डिफरेंस बढ़ा देता है। शायद बहुत बड़ा डिफरेंस ना लगे, लेकिन अगर ओनरशिप 7 से 8 साल की है तो छोटे छोटे एनुअल एक्सपेंसेस भी टोटल ओनरशिप कॉस्ट को इफेक्ट करते हैं। और अगर आप लोन पर कार लेते हो तो पिक्चर और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि अगर ईवीज के लिए आपने 3 लाख एक्स्ट्रा फाइनेंस कर रहे हो तो उस पर आप सिर्फ 3 लाख नहीं दे रहे, आप उस 3 लाख पर इंटरेस्ट भी पे कर रहे हो, यानी कि एक्चुअल परचेज प्रीमियम। ऑन पेपर प्रीमियम थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, इसलिए जब भी ईवीज और पेट्रोल कार कंपेयर करो तो एक्स शोरूम प्राइस मत देखो, ऑन रोड प्राइस भी देखो, इंश्योरेंस भी देखो और लोन इंटरेस्ट भी देखो, होम चार्जिंग इंस्टॉलेशन देखो, और तब जाकर रियल कंपैरिजन करो। लेकिन अभी भी एक सवाल बचा हुआ है, शायद सबसे बड़ा सवाल, और वो है बैटरी, जिसकी वजह से लोग ईवी खरीदने से डरते भी हैं, और उस बैटरी की वजह से लोग ईवी खरीदते भी हैं। लेकिन ईवी की बैटरी के बारे में एक और बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है, और वो मिसअंडरस्टैंडिंग है कि लाखों लोग बोलते हैं कि बैटरी जो है वो 5 से 6 साल बाद खराब हो जाएगी। लेकिन मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि ये कंसर्न जो है लोगों का बैटरी को लेकर, ये वैलिड है, क्योंकि बैटरी ईवीज का सबसे एक्सपेंसिव कंपोनेंट होता है। लेकिन प्रॉब्लम कंसर्न में नहीं है, प्रॉब्लम बैटरी को लेकर इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन में है, क्योंकि लोग बैटरी डिग्रेडेशन और बैटरी फेलियर दोनों को एक ही चीज समझ लेते हैं, जबकि दोनों कंप्लीटली अलग चीजें हैं।
एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपका स्मार्टफोन नया था तो शायद एक चार्ज पर पूरा दिन चलता था। 2 या 3 साल बाद हो सकता है कि सेम फोन शाम तक आपको दोबारा चार्ज करना पड़े। तो इसका क्या मतलब है कि फोन खराब हो गया है या बैटरी खराब हो गई है? नहीं, बैटरी की कैपेसिटी थोड़ी कम हो गई है। बस ईवीज में भी कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट होता है। टाइम के साथ बैटरी की यूजेबल कैपेसिटी धीरे धीरे रिड्यूस हो जाती है। मतलब जो ईवी पहले 400 किलोमीटर चलती थी, हो सकता है कि कई सालों बाद वो 380 या 370 किलोमीटर चले। ये डिग्रेडेशन है। लेकिन बैटरी फेलियर बिल्कुल अलग चीज होती है। बैटरी फेलियर का मतलब होता है बैटरी का कोई कंपोनेंट जो है वो डैमेज हो जाना है या फिर प्रॉपर्ली काम ही ना करना, और ये हर डिग्रेडेशन का नेचुरल रिजल्ट होता है। इसीलिए आज की मॉडर्न ईवीज में बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम होता है, टेम्परेचर कंट्रोल होता है, सेफ्टी प्रोटेक्शन होती है और मैन्युफैक्चरर लॉन्ग टर्म बैटरी वारंटी भी देते हैं। लेकिन यहाँ भी एक मिस्टेक होती है। कई लोग सिर्फ इतना सुनते हैं कि बैटरी पर 8 साल की वारंटी है और वहीं रुक जाते हैं, जबकि असली क्वेश्चन उसके बाद शुरू होता है। वारंटी जो है वो किस कंडीशन में वैलिड होती है, किलोमीटर्स लिमिट कितनी होती है, बैटरी हेल्थ कितनी गिरने पर क्लेम आपको मिलने वाला है, और सेकंड ओनर को वारंटी ट्रांसफर होगी भी या नहीं, कमर्शियल यूज कवर्ड है या नहीं। ये सब चीजें हर मैन्युफैक्चरर के हिसाब से अलग हो सकती हैं, और इसीलिए वारंटी सिर्फ ड्यूरेशन देखकर कंपेयर मत करो, उसकी कंडीशंस भी पढ़ो। और यहाँ भी दोस्तों एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि लोग बैटरी रिप्लेसमेंट को फ्यूचर का गारंटेड एक्सपेंस मान लेते हैं, जैसे कि हर ईवी ओनर को एक दिन बैटरी रिप्लेस करनी पड़ जाएगी। रियलिटी इतनी सिंपल नहीं है। हर बैटरी रिप्लेस नहीं होती, हर बैटरी फेल नहीं होती, और हर ओनर बैटरी रिप्लेसमेंट तक ओनरशिप भी नहीं करता। कई लोग 5 से 6 साल में कार को चेंज कर देते हैं, कई लोग 10 साल तक चलाते हैं, और हर यूज केस अलग होता है। इसीलिए बैटरी रिप्लेसमेंट को सर्टेनिटी की तरह मत देखिए, उसे एक फाइनेंशियल रिस्क की तरह देख सकते हैं, जिसका इम्पैक्ट आपकी ओनरशिप पीरियड, वारंटी और बैटरी हेल्थ पर डिपेंड करता है। अब तक हमने परचेस प्राइस देखा, रनिंग कॉस्ट देखी, मेंटेनेंस देखी, इंश्योरेंस देखा, बैटरी समझी। अब सिर्फ एक पीस बचा है, और बिलीव मी ये एक फैक्टर पूरी कैलकुलेशन को उल्टा कर सकता है, और वो फैक्टर है रीसेल वैल्यू। मान लीजिए आपने ईवी से 5 साल में 3 लाख का फ्यूल और मेंटेनेंस बचा भी लिया। सुनने में लगता है कि डील बहुत अच्छी थी, लेकिन जब आप कार बेचने गए तो पता चला कि पेट्रोल कार के कंपैरिजन में ईवी की रीसेल वैल्यू 1.5 लाख रुपए कम मिल रही है। तो क्या हुआ, आपकी एक्चुअल सेविंग्स 3 लाख नहीं रही, वो इफेक्टिवली 1.5 के आसपास रह गई। इसीलिए सिर्फ चलाने का खर्चा देखना काफी नहीं होगा, बेचने के बाद कितना पैसा वापस आएगा ये भी उतना इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ भी पिक्चर ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। अगर कोई ईवी मार्केट में पॉपुलर है, ब्रांड ट्रस्टेड है और बैटरी वारंटी अभी भी रिमेनिंग है, तो यूज बायर उस मॉडल को प्रेफर करते हैं, और रीसेल भी स्ट्रांग हो सकती है। लेकिन ईवी मार्केट बहुत रैपिडली इवॉल्व कर रही है। हर साल रेंज इंप्रूव हो रही है, चार्जिंग स्पीड बढ़ रही है, बैटरी टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है। कभी कभी नए मॉडल्स पुराने मॉडल से सस्ते हो जाते हैं, और जब न्यू कार की प्राइसिंग बढ़ती है तो यूज मार्केट में भी इंपैक्ट होता है। इसीलिए जो बायर हर 3 से 4 साल में कार रिप्लेस करता है, उसके लिए रीसेल वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। अब जो बायर 8 से 10 साल तक कार चलाता है, उसके लिए रनिंग कॉस्ट, मेंटेनेंस और लॉन्ग टर्म सेविंग ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो फिर आखिरी आंसर क्या है? क्या ईवी वाकई पैसे बचाती है? मेरा आंसर हाँ भी है और नहीं भी, और शायद इस बात से मैक्सिमम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि लोग यूनिवर्सल आंसर ढूंढते हैं, जबकि क्वेश्चन का यूनिवर्सल आंसर है ही नहीं। एक सिंपल टेस्ट कीजिए। अगर आप रोज ऑफिस जाते हैं, डेली 50 से 80 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, घर या ऑफिस में चार्जिंग अवेलेबल है, और आप प्लान कर रहे हो कि कार कम से कम 6 से 8 साल रखने वाले हो, तो ऑनेस्टली ईवी फाइनेंशियली काफी स्ट्रॉन्ग डिसीजन बन जाता है। हर परचेज प्राइस धीरे धीरे रिकवर हो जाएगा। उसके बाद फ्यूल और मेंटेनेंस में होने वाली सेविंग एक्चुअल प्रॉफिट में कन्वर्ट होने लगेगी। अब दूसरा बायर देखते हैं, जो कि कहता है कि आपकी मंथली रनिंग जो है 500 से 600 किलोमीटर की है, वीकेंड पर ही कार निकालते हैं, होम चार्जिंग अवेलेबल नहीं है, पब्लिक चार्जिंग पर डिपेंड करना पड़ेगा, वैसे भी आप हर 3 से 4 साल में कार चेंज कर लेते हो। ऐसे केसेस में ईवी लेना जरूरी नहीं है। सबसे स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन होगा पेट्रोल या फिर हाइब्रिड, और कुछ केसेस में सीएनजी भी ऑप्शन अच्छा हो सकता है, जो कि ज्यादा प्रैक्टिकल नजर आता है। और तीसरा बायर है जो फ्रीक्वेंटली लॉन्ग हाईवे ट्रिप्स करता है, उसके लिए सिर्फ रनिंग कॉस्ट देखना काफी नहीं है। रूट पर चार्जिंग नेटवर्क कैसा है, चार्जर रिलायबल है या नहीं, पीक टाइम पर वेटिंग होती है या नहीं, और एक चार्जिंग शॉप में कितना टाइम लगता है। ये सब ओनरशिप एक्सपीरियंस का एक हिस्सा है, क्योंकि फाइनेंशियल सेविंग्स तभी वैल्यूएबल है जब कन्वीनियंस भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। और इसीलिए कार चूज करते वक्त एक बहुत बड़ी मिस्टेक मत करना
टेक्नोलॉजी चूज मत करो, आप अपना यूज केस चूज करो, क्योंकि टेक्नोलॉजी हर साल बदलेगी, बैटरी बेटर होंगी, चार्जिंग फास्ट होगी, पेट्रोल इंजन भी इंप्रूव होंगे, हाइब्रिड भी इवॉल्व होंगे, लेकिन आपके डेली कम्यूट, आपकी पार्किंग, आपकी एनुअल रनिंग, आपके बजट, ये ही डिसाइड करेंगे कि कौन सी टेक्नोलॉजी आपके लिए सही है। मैं सिर्फ आपको इतना बोलूंगा कि अगर कोई आपको सिर्फ एक नंबर देखकर कार रिकमेंड कर रहा है, चाहे वो ₹1 पर किलोमीटर हो या फिर 500 किलोमीटर की रेंज हो या बैटरी वारंटी ही हो, तो समझ जाइए कि स्टोरी कंप्लीट नहीं हुई है। असली कैलकुलेशन तब शुरू होती है जब आप सारे नंबर्स को एक साथ देखते हो। परचेज प्राइस, फ्यूल कॉस्ट, चार्जिंग, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, लोन इंटरेस्ट, बैटरी वारंटी, रीसेल वैल्यू और सबसे इंपॉर्टेंट आपकी एनुअल रनिंग। इन सबको जोड़ने के बाद जो आंसर निकलेगा वही आपके लिए सही आंसर होगा। ना मेरा आंसर, ना किसी इन्फ्लुएंसर का और ना ही किसी शोरूम सेल्समैन का। और शायद इसी वीडियो का सबसे बड़ा टेक अवे ये भी है कि कार का बेस्ट ऑप्शन मार्केट डिसाइड नहीं करता, आपका यूज केस डिसाइड करता है। अब आप कमेंट में एक चीज लिखना कि आप साल में अप्रॉक्स कितने किलोमीटर कार को चलाते हो, आपके घर या ऑफिस में चार्जिंग अवेलेबल है या नहीं। मैं कमेंट में आपका यूज केस के हिसाब से बताने की कोशिश करूंगा कि ईवी बेस्ट है, पेट्रोल बेस्ट है, हाइब्रिड या फिर सीएनजी बेस्ट है। कौन सा ऑप्शन आपके लिए इनमें से फाइनेंशियली ज्यादा सेंसिबल होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, स्टे इलेक्ट्रिक। थैंक यू।